दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, एक तो टारगेट कॉस्टिंग वाला सवाल था जो मैंने 2 क्लासेस पहले होमवर्क दिया था और फिर डिस्कस भी किया था। जो राइस की बुक में सॉल्यूशन है ना वो सही नहीं है। मैंने ग्रुप में कहा था ये जरूर, लेकिन बॉयज ग्रुप में कहा था, गर्ल्स में नहीं कहा था। और दूसरा, जो लोग लेट लेक्चर सुन रहे होते हैं फिर वो पुराने मैसेजेस देखते भी नहीं है। जो राइस की बुक में सॉल्यूशन है वो सही नहीं है। वो जो आई कैप की बुक में सही में है वो वहां से देखिएगा, या जिनके पास पैक की बुक है वहां से देखिएगा। जो लेबर आवर्स थे 1.8 वो वर्कड ही थे, तो जो राइस की बुक में है वो उसको सही नहीं लिया हुआ। अच्छा, स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये सवाल दिया था मैंने। लेबर दिया मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए था, लेकिन ये था लेबर में। इसमें आपको जो पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो कर लेता हूँ डिस्कस। वैसे एक पॉइंट में मुश्किल होगी, बाकी कोई इतनी मुश्किल था नहीं इसमें, लेकिन फिर भी एक तो इसमें द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, ये पहले बैच की कॉस्ट है और जिसमें 500 यूनिट्स हैं। बैचेस मैंने 12 आपको कराए थे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पहले बैच की दी हुई है। जो डायरेक्ट मटेरियल है इसमें कोई मसला नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 10,000 यूनिट्स हैं और एक बैच में 500 यूनिट्स हैं, तो यहाँ से आपके पास पर यूनिट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। और जब आप 10,000 यूनिट्स के लिए करेंगे तो मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड्स इनमें कोई मसला नहीं है। 500 से डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट के लिए 1 किलो ही आ जाता है, और 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मटेरियल आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कोई इशू नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स कोई इशू नहीं, अगर आपने डायरेक्ट लेबर से निकाल लिए तो। जो डायरेक्ट लेबर हैं वो पहले बैच में 1500 घंटे लगे थे, वो तो लर्निंग कर्व के अंदर जो ए है वो 1500 घंटे है। उसके बाद लर्निंग भी अगर आपने सही पढ़ा हुआ है तो लेबर भी हो जाएगा, लेबर में भी मसला नहीं है। क्योंकि लर्निंग 8 बैचेस तक रहेगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो एक बार एक्स को 8 रखेंगे और एक बार एक्स को 7 रखेंगे, तो उसे फिर 8वें बैच का टाइम निकलेगा। और उसके बाद जो 9वां 10वां और आगे ऑनवर्ड बैचेस हैं उनमें फिर यही वाला टाइम लगेगा। तो लेबर में भी, मटेरियल में भी और वेरिएबल ओवरहेड में भी मसला नहीं होगा। सेटअप कॉस्ट में छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, वो समझ लें। पहले तो इस अंग्रेजी का मतलब समझ लें कि लिखा क्या हुआ है। लिखा ये हुआ है कि जो पहले बैच की सेटअप कॉस्ट है वो तो 40,000, जो अगले बैच की सेटअप कॉस्ट होगी वो पहले बैच की सेटअप कॉस्ट से 5% कम होगी। इसी तरह से जो तीसरे बैच की सेटअप कॉस्ट होगी वो दूसरे बैच से 5% कम होगी, जो चौथे बैच की सेटअप कॉस्ट होगी वो तीसरे बैच से 5% कम होगी। तो हर बैच के साथ 5% रिडक्शन होती जा रही है। तो आप इसको 40,000 इंटू 0.95, फिर जो आंसर आएगा इंटू 0.95, फिर जो आंसर आएगा इंटू 0.95, फिर जो आंसर आएगा इंटू 0.95। However, there would be no further reduction in the setup cost from the 5th batch onwards. अब इसमें आपको एक एतराज ये हो सकता है कि 5th बैच ऑनवर्ड कहा था ना, तो उसने तो 5वें बैच में भी कोई रिडक्शन नहीं ली। ये तो लिखा हुआ फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड, यानी 5th बैच के बाद, तो उसने तो रिडक्शन 5वें में ही लेनी छोड़ दी, यानी आखिरी बार जो रिडक्शन ली है वो चौथे में ली हुई है। जबकि इसमें लिखा हुआ था कि मजीद रिडक्शन नहीं होगी 5वें के बाद, तो 5वें में भी रिडक्शन होनी चाहिए थी। तो इसका जवाब यह है कि 5वें में भी और उसके बाद भी रिडक्शन नहीं होगी। 5th बैच ऑनवर्ड का मतलब 5वें के बाद या 5वां इंक्लूडेड है, ये कंफ्यूजन है। इसके लिए मैं ये हर सेशन में होती है, हर सेशन में बच्चों को मसला होता है, इस सेशन में भी यकीनन होगा। तो मैं सेम जवाब हर दफा दिया करता हूं, आपको भी जवाब दे देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि हम एक नया टॉपिक मंडे ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, मंडे ऑनवर्ड्स हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो मेरी इस बात में मंडे शामिल है कि नहीं, या ट्यूसडे से मंडे ऑनवर्ड्स में मंडे शामिल है, तो फिर 5th बैच ऑनवर्ड में 5th बैच शामिल है। तो इसकी 5th बैच में भी और उसके बाद भी रिडक्शन नहीं होनी। तो पहले की 40,000 दी हुई है, दूसरे के लिए 0.95, तीसरे के लिए 0.95, चौथे के लिए 0.95 और बस। तो जो चौथे की सेटअप कॉस्ट होगी फिर ऑनवर्ड वही साथ के साथ जितने भी बैचेस हैं उन सब की फिर वही सेटअप कॉस्ट होगी। तो सेटअप कॉस्ट सवाल में एक मसला था। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एलोकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ओवरहेड रेलेवेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर दें और फिलहाल बगैर रीजन के मान लें, बस डेप्रिसिएशन को काउंट कर लें। क्यों कर लें इस पे हम करेंगे बात। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा बात पूछ रहा हूं, जवाब करके देंगे, अपने आप को जवाब दे देना बस। ये जो पॉइंट नंबर 1 है सेटअप कॉस्ट है कि 5% कमी होती जा रही है, तो इस पे वो लर्निंग कर्व लग रहा है कि 5% रिडक्शन होती जा रही है। क्यों क्यों नहीं 5% रिडक्शन हो रही है, यानी 95% लर्निंग रेट नहीं है, क्यों नहीं है। तो सेटअप भी तो लेबल करके दे रहे होंगे। जब बिस्किट्स ओवन में रखने पकने के लिए तो उनको ट्रे में सजाना भी तो लेबर नहीं है ना। क्यों नहीं है भाई। देखें 90% लर्निंग रेट का मतलब है कि हर दफा 10% कमी आ रही है, तो हर दफा 5% कमी आ रही है, इसका मतलब 95% लर्निंग रेट है। जिनको ये एतराज है कि सेटअप कॉस्ट तो लेबर नहीं है, लेबर क्यों नहीं है, लेबर हो सकती है। मशीन में जो प्रोडक्शन डालनी है वो ट्रे में सारे लेबर ही सजा रहे होंगे। जब कबाब और बोटियां उस पर रखते हैं गिठी पे सीखों में लगा के और फिर वो पकती हैं, तो सीखों में लेबर ही लगाता है ना, तो सेटअप भी लेबर ही कर रहा होगा। तो फिर से लर्निंग कर्व क्यों नहीं लगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लेबर की है, यानी लेबर ट्रे में सारे यूनिट सजा रहा है, उसके बाद ओवन में रख देते हैं, तो पहले उसको ट्रे में सारे बिस्किट सजाने में टाइम ज्यादा लग रहा था, फिर आस्ते टाइम कम लगा। तो ये 5% रिडक्शन हो रही है, तो 95% लर्निंग रेट के साथ लर्निंग कर्व क्यों नहीं लगाया। हाँ जी, क्या ख्याल है क्यों नहीं लगाया, नहीं ख्याल कोई। कोई नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। लर्निंग कर्व लगता है तब व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड। एक कांस्टेंट रेट से रिडक्शन तब आती है व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड।
ये जो 90% लेबर का लर्निंग रेट है, इसका मतलब है कि लेबर ने जब पहली दफा यूनिट बनाया था, या बैच की बात कर लेते हैं, जब पहला बैच बनाया था और उसके बाद जब दूसरा बैच बनाया था और उसके बाद जब 4 बैचेस बना चुका था और उसके बाद जब 8 बैचेस बना चुका था, व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, तो उसका एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम 90% तक पहुंचता जा रहा था। व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, लर्निंग का 90% का मतलब ये नहीं है कि जब पहला बैच उसने बनाया था तो दूसरा बैच बनाने में पहले से 90% लगे थे, तो जब तीसरा बैच बनाया तो तीसरा बनाने में दूसरे से 90% लगा था। ये नहीं लर्निंग थ्योरी। जबकि सेटअप कॉस्ट में क्या हो रहा है, हर नेक्स्ट बैच में 5% कमी आती जा रही है, तो लर्निंग नहीं है, इसलिए उस पर लर्निंग नहीं लगाया। अब जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने गौर नहीं किया लेकिन अगर गौर करें तो ये लर्निंग नहीं लगेगी, सिर्फ लेबर पे लर्निंग लगेगी, सेटअप कॉस्ट पे लर्निंग नहीं लगेगी। 5% रिडक्शन तो करनी है लेकिन ये वो लर्निंग वाली थ्योरी नहीं है। अच्छा, इसका एडवांस वर्जन होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये इसका एडवांस वर्जन है। अच्छा है, अच्छा सवाल है, इसका एडवांस वर्जन है। देखिए राइस की बुक में स्प्रिंग 2019 है डिसीजन मेकिंग में, या लेबर में देखें पहले, जैस्मिन लिमिटेड, स्प्रिंग 2019, जैस्मिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर, लेबर में है ना। जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 412 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में, जैस्मिन लिमिटेड के नाम से है, स्प्रिंग 2019। और जिनके पास राइस की बुक है उसमें पेज 111 चैप्टर लेबर, क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2019 का सवाल है, जैस्मिन लिमिटेड। ये जो आपने स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला सवाल किया ना, ये इसका एडवांस वर्जन है ऐसा ही बिल्कुल, मेजॉरिटी चीजें बिल्कुल आपको शेप भी वैसी लगेगी इसकी, लेकिन इसका एडवांस वर्जन है। सबसे पहली चेंज तो ये की हुई है कि ये जो टेबल दिया हुआ है स्मार्ट प्रोसेसिंग में, ये टेबल कितने यूनिट्स का है, एक बैच का टेबल दिया हुआ है जिसमें 500 यूनिट्स हैं। जबकि स्प्रिंग 19 में जो बच्चे गौर नहीं करेंगे, स्प्रिंग 19 में दिया फर्स्ट बैच का टेबल है लेकिन वो दिया हुआ है पर यूनिट है, वैसे ही बैचेस में 500 यूनिट्स हैं लेकिन जो टेबल 500 यूनिट्स का नहीं दिया हुआ। ये बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना होता है। फिर सुने, ये जो स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला सवाल है ना, इसमें जो टेबल दिया हुआ है ये फॉर फर्स्ट बैच है, यानी ये 500 यूनिट्स का है। जैसे इसमें डायरेक्ट मटेरियल 1,35,000 है तो ये 500 यूनिट्स के लिए है। अगर पर यूनिट निकालना हो तो 1,35,000 को 500 से डिवाइड कर देंगे, आलू के निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन वैसे बता रहा हूं। तो इसमें टेबल दिया हुआ है फर्स्ट बैच के लिए जो कि 500 यूनिट्स वाला बैच है, लेकिन स्प्रिंग 19 के अंदर जो टेबल दिया हुआ है वो है तो फर्स्ट बैच का, लेकिन फर्स्ट बैच के लिहाज से पर यूनिट करके दिया हुआ है। ये इसमें एक ट्रिक थी जो अगर आप सवाल ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये गलती कर जाएंगे। तो ये इसमें ट्रिकी एरिया है। दूसरा क्यों कर रहे हैं इस तरह, इसकी रीजन आपको बताऊंगा कुछ क्लासेस तक, आज शायद, नहीं तो अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो पिछले साल की तरह बस इसमें भी मान लें कि जो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन है, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन वो रेलेवेंट है, डेप्रिसिएशन पर आ दी हुई है, डेप्रिसिएशन पर आर करके निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल भी बन जाएगी, वो वेरिएबल होता है, डेप्रिसिएशन पर आर होना तो वेरिएबल खर्चा होता है। तो जो डेप्रिसिएशन है नए प्लांट की ये रेलेवेंट है, जबकि जो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं यानी जो 360 हैं ये रेलेवेंट नहीं है। इसकी रीजन आपको मैं इंशाल्लाह शायद आज वाली क्लास में, उम्मीद है, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो इंशाल्लाह रीजन आ जाएगी। जिस तरह मैंने स्मार्ट प्रोसेसिंग में दो बस वैसे बताई थी ना बातें, एक मैंने कहा था कि फिक्स्ड ओवरहेड वाली लाइन निकाल दें और दूसरा मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन कर लें शामिल। ये मैंने आपको बाहर समझाया कहा था। तो अभी भी इस सवाल में भी यही कह रहा हूं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं इनको छोड़ दें और जो नई मशीन की डेप्रिसिएशन पॉइंट 1 के अंदर वो करनी है कंसीडर। इसकी रीजन इंशाल्लाह पता चलेगी अगली क्लास में, शायद आज नहीं तो अगली क्लास में। तो उसमें जो मेन ट्रिकी एरिया था वो मैंने आपको बता दिया कि जो टेबल दिया हुआ है वो दिया पहले बैच का है, लेकिन पहले बैच के पर यूनिट दिया हुआ है, जबकि स्मार्ट प्रोसेसिंग में जो टेबल था वो पहले बैच ही का दिया हुआ था, टोटल 500 यूनिट्स का। ओके, ये सवाल करके आना है जरूर, शॉर्ट टर्म डिसीजन में सुस्ती नहीं करनी, ये सवाल करके आइएगा। चलिए आगे चलते हैं। यार ये समीर उसको बुलाना, ये गिलास धुला नहीं है। जी मैंने आपको लास्ट टाइम रेलेवेंट कॉस्ट बताई थी डायरेक्ट मटेरियल की। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। हमें इस जॉब के लिए, मैं जॉब दोबारा बता देता हूं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एक ग्लव्स और शूज बनाने वाली रबर के फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए फैक्ट्री है और उसको एक स्पेशल ऑर्डर मिला है कि स्कूल के बच्चों के लिए छोटे छोटे ग्लव्स और रबर के शूज बनाने हैं, क्योंकि उनको कोई अपने अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाने हैं तो उनके लिए चाहिए। इस पे मैंने लास्ट टाइम मटेरियल के हवाले से बात की थी और जब मैंने वो अल्टरनेटिव मटेरियल बताना था तो मिसाल बीच में बदल भी थी, वो पेजेस वाली मिसाल पे आ गया था। मैं उसी मिसाल को, वो जो मैंने लेबर वाली मिसाल दी थी, उस पर वापस आते हैं। वो वर्कर जो ये बच्चों के जूते और ग्लव्स बनाने के लिए चाहिए, जिसको ये काम आता है, हमें उस बंदे को यहाँ इस्तेमाल करना है। दोबारा सुने, जॉब में दोबारा बता देता हूँ। हम एक कंपनी है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए रबर के ग्लव्स और जूते बनाते हैं। और एक स्कूल के सिस्टम ने, स्कूल सिस्टम पूरी ब्रांचेज हैं, उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया है, उनको 300 ग्लव्स और शूज चाहिए। पिछली क्लास में बात हो रही थी इस जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके लिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस जॉब के लिए जो बंदा चाहिए हमें, जो लेबर चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी है, जो भी वर्कर हमें चाहिए, उस बंदे को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने की पर आर रेलेवेंट कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये बताने लगा हूं। ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखिएगा। इसमें पहले ये देख लेते हैं कि जो बंदा हमें चाहिए, या एक ज्यादा लोग चाहिए, चलिए एक बंदा, जो बंदा हमें चाहिए उसको हमने पहले ही हायर किया हुआ है और उसके साथ एक टाइम तय किया हुआ है कि तुम्हें इतने घंटे के तो हमने इस साल में पैसे देने ही हैं। दोबारा सुनिए मिसाल, डायरेक्ट लेबर पढ़ा हूं आपको।
कि जो हमें इस जॉब के लिए वर्कर चाहिए, जो खास स्किल है उसके पास, वही बच्चों के जूते बना सकता है। उस बंदे को इस जॉब पे इस्तेमाल करने के लिए उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये पढ़ रहे हैं हम। तो जो बंदा हमें चाहिए, अगर तो वो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहा है और कामों में इन्वॉल्व है, और हमने उसके साथ जो वेजेस का एग्रीमेंट किया हुआ है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हमने से कहा है कि इस पूरे साल में तुम हमारे ही मुलाजिम रहोगे और तुम्हें हम कम से कम लेट से 20,000 घंटों के तो पैसे देंगे ही देंगे। 20,000 घंटे के साल में होते भी नहीं है, ओके? अच्छा हम तुम्हें साल में 2,000 घंटों के पैसे देंगे, हम तुम्हें साल में 2,000 घंटों के पैसे देंगे। अब हमने तुमसे अगर उन 2,000 घंटों में काम ले लिया तो वो तो तुम्हें करना ही है, नहीं भी काम ले सके तो फिर भी हम तुम्हें पैसे जरूर देंगे। तो इसको मैंने यहां अंग्रेजी में लिखा है कि हमारा वो परमानेंट लेबर है। परमानेंट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। परमानेंट से मेरी मुराद है कि इस एक साल में, एक साल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, जिसमें हमें सिर्फ इतनी रोशनी होती है कि हमें सिर्फ साल नजर आ रहा होता है, साल से परे परे वाली चीजें नजर नहीं आ रही, जैसे धुंध में होता है ना कि इससे आगे नजर नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हमारी विजिबिलिटी एक साल की होती है, उससे आगे हम देख ही नहीं रहे होते। तो जिस साल के लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें हमने इस बंदे को ऑलरेडी हायर किया हुआ है और उसके साथ एक टाइम तय किया हुआ है जिसके लिए पैसे उसको दिए ही जाने हैं। इसको मैंने कहा परमानेंट लेबर। तो नोट्स में देखिए जहां ये काली लाइन लगा के मैंने लिखा हुआ है लेबर रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल, उसके नीचे ग्रे लाइन में क्या लिखा हुआ है, परमानेंट लेबर, और ब्रैकेट में हाँ ये लेबर ऑलरेडी हमारे पास है और उसको एक एग्रीड टाइम के लिए पैसे मिलने हैं, ठीक है? इसमें फिर ये देखना होता है कि हमने उसको हायर तो किया हुआ है और ये तय किया हुआ है मिसाल के तौर पे 2,000 घंटों के लिए तुमने हमारे पास साल में रहना है और तुम्हें उसके पैसे मिलने मिले। अच्छा, अब इस साल को ना मैं कम करके महीने पे ले आता हूं, क्योंकि हमें जो जॉब मिली है वो जॉब सिर्फ 1 महीने की है। जो जॉब मिली है वो जॉब 1 महीने की है बस। हाँ जी, जिस जॉब के लिए हमें ये जो बच्चों के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जूते बनाने ना, ये महीने की जॉब है, यानी इस महीने के अंदर हमने इसको पूरा करके देना है। तो हमें जो बंदा चाहिए इस महीने में हमने उससे काम लेना है इस जॉब पे। तो देखेंगे कि इस महीने के अंदर जिसके दौरान हमने वो जॉब करनी है ना, उसकी बात कर रहा हूं, उस महीने के अंदर क्या उसका स्पेयर टाइम अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, किसमें से स्पेयर? दिन के 24 घंटे में से स्पेयर, जो हमने उसके साथ टाइम एग्री किया हुआ है ना उसमें से, यानी जिस टाइम के उसको पैसे हमने देने देने उस टाइम में से। इस महीने में हमने ये 300 जूते बनाने वाली जॉब करनी है, काम करना है, और हमें वो बंदा चाहिए, और उस बंदे के साथ पर मंथ हमने लेट्स से 200 घंटे एग्री किए हैं कि तुमसे 200 घंटे हमने काम लेने है और तुम्हें 200 घंटों के पैसे मिलेंगे चाहे हम काम ना भी ले सके। तो वो जो पेड आवर्स है ना, पेड आवर्स, उनमें से स्पेयर टाइम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है तो हम इस टाइम के पैसे तो उसको वैसे भी दे रहे हैं ना। तो अगर उसी टाइम में वो फारिग बैठने लगा था, फारिग क्यों बैठने लगा था, जैसे देखें ये लॉकडाउन चल रहा है, अब काम कम है, तो लॉकडाउन चल रहा है, काम वर्कर से हम कम कराने, लेकिन उसको पैसे तो हमें देने ही है। तो उस दौरान अगर हमने ये 300 जूते भी उसे बनवा लेने हैं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे नहीं। तो हमें ये 300 जूते बनवाना उस बंदे से क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं करेगा। तो इस बंदे को इसके फारिग लेकिन पेड टाइम में से इस जॉब पे इस्तेमाल कर लेने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, 0। ये बात समझ आई? लेकिन हो सकता है कि उसके एग्रीमेंट में लिखा होता कि वैसे तो तुम्हारा रेट 300 रुपए पर आ रहा है, लेकिन जब तुम फारिग बैठे हो तो यार थोड़ी रियायत कर लो, तुम फारिग ही तो बैठे हो, तुमसे हमने बिल्कुल वादा किया था कि तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन काम नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि अगर तुम काम कर रहे हो तो फिर तो तुम्हें पूरे 300 पर आवर मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उन घंटों में काम ना कर रहे हो, हम तुम्हें काम ना दे सके, तो रेट तुम्हें 200 पर आवर देंगे। यानी है पेड लेकिन फारिग में उसको कम रेट मिलता है। 300 नॉर्मल है लेकिन फारिग में उसको 200 पर आवर मिलता है। तो अगर ये जॉब ना होती तो वो 200 घंटे फारिग बैठा रहता, लेकिन अब इस जॉब के होने से क्या होगा, अगर फारिग बैठा रहता तो भी 200 रुपए तो उसको देने ही थे, और अगर जॉब पे से काम करा लेंगे तो 300 दे रहे होंगे। तो इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है, 100। तो अगर उसके पास टाइम अवेलेबल है तो उसमें फिर दो बातें कि उसको जो फारिग टाइम के पैसे दिए जाते हैं वो फुल रेट पे दिए जाते हैं या थोड़े रेट पे दिए जाते हैं। समझिए, मार्केट नजर आ रहा है, मैंने इसको सही तो किया है, पढ़ा जा रहा है ना, सही है ना। जो बंदा हमें इस काम के लिए चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके साथ हमने टाइम का वादा किया हुआ पैसे देने का, यानी उसको उन आवर्स की पेमेंट होनी है। उन पेड आवर्स में से अगर उसके पास इन दिनों में स्पेयर अवेलेबल, इन दिनों में, मैंने कहा इन दिनों में अवेलेबल है, किन दिनों में, जिन दिनों में उससे ये जॉब करवानी है उन दिनों में स्पेयर टाइम अवेलेबल है, और उससे एग्रीमेंट है कि चाहे वो फारिग बैठा होता चाहे काम कर रहा होता उसको फिर भी पूरा रेट मिलना था, या फिर उससे एग्रीड है कि जिन घंटों में वो फारिग बैठा होता उसको रिड्यूस्ड रेट मिलना था। जैसे मैंने मिसाल दी कि वैसे 300 है लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत अगर फारिग बैठा होता तो 200 मिल रहा होता। तो अगर ये एग्रीमेंट है तो फारिग बैठा के भी 300 देने थे, अब ये जूते बनवा के भी 300 देने हैं, तो इस जॉब का एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है उसको, कुछ भी नहीं। तो इस शाख में रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई, 0। लेकिन अगर उससे एग्रीमेंट में है कि उसको फारिग बैठाएंगे तो पूरे पैसे नहीं देंगे, 300 की जगह 200 देंगे, तो अब अगर उससे फारिग अपने काम करा लेते हैं तो फारिग ना हुआ, कितने पैसे दे होंगे, 300। फारिग बैठता तो इस जॉब की वजह से कितने देने पड़े, 100। तो यहां 100 रेलेवेंट। तो ये जो पहला पोर्शन बनाया है मैंने, ए स्पेयर टाइम इज अवेलेबल, तो उसमें 1 और 2 देख लें। ए में 1 और 2, इसमें 0 है और इसमें 100 है। ए और ए का 1 और 2 देख लें। बी नहीं बताया अभी आपको, अभी बी नहीं बताया। पेज 2 पे जहां डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वहां पहला ग्रे है परमानेंट लेबर, और उसके अंदर ए लिखा हुआ है मैंने कि स्पेयर टाइम अवेलेबल है यानी पेड है, और उसमें से अगर उसको पहले ही पूरा रेट मिलना है चाहे फारिग बैठे चाहे काम करे तो 0 रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर फारिग बैठने पे पैसे कम मिलने थे तो वो जो डिफरेंस है वो रेलेवेंट। टिप्स आपने वो 4 सिनेरियोस याद रखने कि इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा पड़ेगा वो रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इन होगा वो रेलेवेंट है, जो खर्च होना था इस जॉब की वजह से बच जाएगा रेलेवेंट है, जो इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा रेलेवेंट। इन्हीं 4 को सामने रखते हुए ये मैं जितनी मर्जी गाइडेंस बता लूं है ये उन्हीं 4 के ऊपर ही कवर्ड। स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं, स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है यानी 24 घंटे काम कर रहा है वो, जितने पेड आवर्स है ना, पेड जिसके लिए उसको बाउंड किया हुआ है वो फुली एंगेज है। जैसे
कैफ का सेशन चल रहा है, अब यहां से मैं टीचर पे आ जाता हूं। कैफ का सेशन चल रहा है फुल उरूज पे, और जो टीचर्स हैं जिनको कॉलेज ने हायर किया हुआ है वो फुली एंगेज्ड हैं। अगर किसी टीचर को कॉलेज ने कहा है कि जी आपने 500 घंटे हमें देने हैं सेशन में, और उन 500 घंटों के पैसे हमने आपको देने हैं। अब जैसे लॉकडाउन था तो टीचर जो रिकॉर्डिंग करा रहे थे वैसे शायद उन्होंने 3-3 सेक्शन पढ़ाने होते, लेकिन अब एक ही रिकॉर्डिंग करा के उन 3 सेक्शन के बच्चों को वीडियोस दे दी, तो टीचर का टाइम तो कम लगा ना। लेकिन क्योंकि कॉलेज ने एग्री किया हुआ है तो टीचर को 500 घंटे के पैसे मिलेंगे, तो 500 घंटे पेड हैं और उसमें सिर्फ पेड टाइम अवेलेबल है। लेकिन अगर लाइव क्लासेस चल रही होती और टीचर को 500 घंटों के लिए हायर किया हुआ है, उसके पैसे भी देने हैं और सेक्शन ही सेक्शन बने हुए हैं, इसलिए टीचर के वो 500 घंटे फुली एंगेज्ड हैं, यानी 24 के 24 घंटे पढ़ा रहा है टीचर नहीं। जितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पैसे कॉलेज ने देने ही देने हैं, वो सारे घंटे बिजी है, उनमें से स्पेयर अवेलेबल नहीं। अब इसमें आगे फिर दो बातें देखनी पड़ेंगी। अगर कॉलेज को एक छोटी सी असाइनमेंट मिली है, छोटी सी असाइनमेंट कह लें कि किसी और यूनिवर्सिटी ने राइस को रिक्वेस्ट किया कि हम अपने बच्चों को एक शॉर्ट कोर्स कराना चाहते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो सुना है कि सीए का टीचर स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ाते हैं, तो हमने आप ही को असाइनमेंट दे दी, आप ये कोर्स करवा दें, 40 आवर्स का कोर्स है। अब एक यूनिवर्सिटी ने राइस को कांटेक्ट किया कि हमारे बच्चों को 40 आवर्स का स्टैंडर्ड्स का कोर्स करवा दें, आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। तो राइस का रेगुलर बिजनेस है नहीं, एक वन ऑफ असाइनमेंट आई थी। अब राइस देखेगा कि जिन लोगों से हमने स्टैंडर्ड पढ़वाने हैं, हमारे जो टीचर्स जो स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, जितने घंटों के लिए पैसे को देने हमने, जितने घंटों के लिए हायर किया हुआ है, उनमें से तो टाइम अवेलेबल नहीं है। तो फिर टीचर से पूछेंगे सर आप शाम में फारिग होते तो 2 घंटे और दे दें हमें। तो अगर तो वो टीचर और टाइम दे सकते हैं, यानी ओवर टाइम लगा सकते हैं, तो क्या? और अगर ओवर टाइम नहीं लगा सकते तो क्या? अगर ओवर टाइम लगा सकते हैं तो क्या? 40 आवर्स का स्टैंडर्ड का कोर्स है, जिस टीचर से पढ़ाना है उसको हायर तो ऑलरेडी किया हुआ है, उसको 500 घंटों के पैसे देने ही देने, लेकिन क्योंकि कैफ का सेशन फुल पीक पे चल रहा है तो उस टीचर के पास टाइम नहीं है, वो 500 के 500 घंटे एंगेज है। उस टीचर से रिक्वेस्ट की कि आप दिन में 2 घंटे और निकालने हमारे लिए, तो फिर आपको इस कोर्स में एंगेज कर लेते हैं हम। तो अगर तो उस टीचर के पास दिन में 2 घंटे और निकालने का मार्जिन है, तो इस कॉलेज को उस टीचर को पे करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगी? उन 2 घंटों की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, यानी उस ओवर टाइम की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वही एक्स्ट्रा है। तो रेलेवेंट क्या हुई? वही जो ओवर टाइम की कॉस्ट है। लेकिन अगर टीचर कहता है कि नहीं मैं बिजी हूं बहुत ज्यादा, मैंने और भी बहुत सारी कमिटमेंट की है, मैं इस कॉलेज को 500 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता, तो अब कॉलेज के पास अच्छा यूज उसी को करना है, यूज उसी को करना है। अब कॉलेज के पास एक रास्ता है कि जो वो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा था, अच्छा यहां पे मैं टीचर की मिसाल बदल लेता हूं, यहां मेरे लिए टीचर की मिसाल आसान थी, अब मैं यहां पर मिसाल टीचर की दी थी, यहां मैं फिर वापस वर्कर पे आ जाता हूं। मिसाल फिर वही 300 जूते बनाने, जो वर्कर ये स्किल रखता है वो हमारे पास ऑलरेडी है और वो बड़े वर्कर्स के जूते बनाता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। उसी बंदे को हमने कहा कि बच्चों के जूते भी तुम ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। वो हमारे पास ऑलरेडी लेट्स से 200 घंटों के लिए एंगेज है और उन 200 घंटों के पैसे उसको मिल रहे हैं और उन 200 घंटों में फुल एंगेज है, और उससे हमने रिक्वेस्ट करके देख लिया कि थोड़ा टाइम लगा दो, तो वो थोड़ा टाइम नहीं लगा सकता। बंदा वही है जो बच्चों के जूते बना सकता है। अब हम उस बंदे से जो बड़े जूते बनवा रहे थे वो छुड़वा के बच्चों के जूतों पे ले आएंगे, बड़े जूते हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर कितने अरसे के लिए बंद कर देंगे? जितने अरसे के लिए उसको छोटे जूते बनाने थे। तो वो वर्कर जो अभी इस वक्त बड़े जूते बनाता है, हमें छोटे जूते बनाने के लिए वो चाहिए, वो बंदा हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है, जितने टाइम के पैसे तय हैं उतने टाइम वो ऑलरेडी बिजी है और एक्स्ट्रा टाइम वो नहीं लगा सकता। तो हमें मजबूरन अगर छोटे जूते बनवाने हैं तो उससे बड़े जूते बनवाना रोकना पड़ेगा। अब अगर बड़े जूते बनवाना रोक देते हैं तो फिर दो काम होंगे, या तो बड़े जूते बनवाना वाकई रोक के रखना पड़ेगा कितने अरसे के लिए, जब तक छोटे जूते बन रहे हैं, या फिर वो जो बड़े जूते बनते थे उस बंदे को उठा के उसकी जगह कोई और लाना पड़ेगा। देखें हमें जो बंदा चाहिए मिस्टर ए, वो पहले बड़े जूते बनाता था, अब उसको हमने छोटे जूतों में बनाना लेके आना है। इसको हम पहले भी 500 पर आ देते थे, जब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो अभी कितने दे होंगे, तो वो 500 एलिमेंट है। इसकी जगह जब ये यहां आ जाएगा तो बड़े जूते बनाने के लिए मिस्टर बी को लाना पड़ेगा और उसको 400 पर आ देना पड़ेगा। तो इस बंदे को यहां शिफ्ट करने की वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है, वो 400 रुपए। कौन से 400 रुपए? वो जो नए बंदे को लाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी ऑप्शन मैंने क्या बताई थी कि इसको उठा के यहां ले आए तो इसकी प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी, तो उससे क्या करोगे? जो इस पे प्रॉफिट होना था वो जाया हो जाएगा। समझिए दोबारा, जो बंदा हमें चाहिए 300 छोटे जूते बनाने के लिए वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको हमने कुछ घंटों के लिए एग्री किया हुआ जिसके पैसे देने देने, उन पेड आवर्स में से उसके पास कुछ फारिग अवेलेबल हैं, तो सारे टाइम का फायदा उठाएंगे, जूते बनवा लेंगे। अगर फारिग टाइम के उसको पहले भी पूरे पैसे देने थे अभी पूरे देने तो कुछ रेलेवेंट नहीं, लेकिन अगर पहले फारिग टाइम के थोड़े पैसे देने थे अब उससे ये काम करवा लेंगे तो पूरे दे होंगे, तो जो डिफरेंस है वो रेलेवेंट। उस बंदे के पास टाइम नहीं है क्योंकि जितने टाइम के लिए हमने हायर किया हुआ है वो पूरे टाइम मसरूफ है। अगर वो 24 घंटे में से और टाइम निकाल सकता है तो हमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, जो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ये रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो ओवर टाइम भी नहीं निकाल सकता तो हमारे पास जो बैठा वो काम कर रहा है वहां से उठा के इसको इधर लाना पड़ेगा, यहां भी पैसे देते हैं यहां भी पैसे देंगे, तो उसको जो पैसे देते थे वो रेलेवेंट है नहीं। अब वो जो यहां काम कर रहा था बैठकर उसको उठा लिया, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये काम रोकना पड़ेगा तो क्या नुकसान होगा, बड़े जूते बना के बेच लेते उस पर कंट्रीब्यूशन होती वो जाया हो जाएगी, वो रेलेवेंट है। या फिर बड़े जूते बनाना रोकते नहीं है, किसी और बंदे को उसकी जगह ले आते हैं तो वो क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगी और बंदे की कॉस्ट करेगी। तो आप ऐसा करिए कि ये जो ए है ना ये सारा पढ़ लें, ए और बी दोनों मिला के ये सारा पढ़ लें। जो प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर लिखा हुआ है वो मैं अभी समझाता हूं, मैंने लास्ट टाइम प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल नहीं समझाया था लेकिन अभी कॉस्ट ऑफ दिस लेबर बिल्कुल समझा देता हूं, एक सवाल कराता हूं समझा देता हूं। तो आप लोग ये परमानेंट लेबर वाला पूरा पढ़ लें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ऊपर ऊपर ये जो 6-7 लाइनें हैं ये सारा पढ़ लें। लेबर अगर परमानेंट है तो ओके। अगला क्वेश्चन, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सप्लेन भी किया ब्रैकेट में, कॉन्ट्रैक्ट से मेरी क्या मुराद है, कॉन्ट्रैक्ट से मेरी मुराद ये है कि उससे हमने कोई वादे नहीं किए हुए, जब चाहिए होता है तो ले आते हैं रेट दे देते हैं, जब नहीं काम होता तो उसको पैसे नहीं देते, ये मुराद है, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कह दिया। सवाल में कैसे पहचानेंगे, अगर कोई आर्ज तय किए हुए हैं जिनके पैसे यानी कि हमने देने हैं, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, नहीं स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा किसी से क्या रेट तय किया हुआ है, कितने आर्स का वादा किया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा तो अगर वो परमानेंट वाला मसला होगा तो क्वेश्चन वाला बता देगा, अगर नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। अगर होगा ना परमानेंट वाला कितने आवर्स का वादा किया हुआ है, इतने आवर्स फ्री अवेलेबल है, तो बंदा तो आगे नहीं बताएगा, तो अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है तो फिर वो जो परमानेंट वाला पड़ा, नहीं बताया हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमें जो बंदा चाहिए इस काम के लिए वो
या तो हमारे पास ऑलरेडी है, कहीं और मसरूफ है। नहीं नहीं, सही सही नहीं कहा मैंने, सॉरी, रिपीट। हमें जो नई जॉब करानी है, यानी 300 जूते जो बनवाने बच्चों के, इसके लिए जिस स्किल का वर्कर चाहिए वो वर्कर उस तरह के बहुत सारे बड़े आराम से अवेलेबल है। कुछ हमारे पास भी हैं जो ऑलरेडी फारिग बैठे हुए हैं, और कुछ मार्केट से भी आराम से मिल जाते हैं। यानी जो काम हमने करवाना है उसके लिए रेलेवेंट बंदा आराम से अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। या तो हमारे पैनल पे ही है, हम फोन करते हैं बुला लेते हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल है। आपने कभी देखा हो कि जब सुबह सुबह निकलना हो तफाक, तो कुछ जगह हैं, एजी ऑफिस के पास हो गया, इधर मदन के पास हो गया, इशरे के पास, इधर फाटक के पास मजदूर खड़े होते हैं, 10 12 15 खड़े होते हैं, गोल चक्कर पे खड़े होते हैं। अब वो अवेलेबल हैं, जो घर की और जॉब्स हैं, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर चाहिए, बस मजदूर चाहिए, वहां अवेलेबल है, जाके ले ले, उसे दिहाड़ी मुकाएं और ले जाए। तो अगर हमें जो बंदा चाहिए वो कोई ऐसा शॉर्टेज नहीं है दुनिया के अंदर और आराम से अवेलेबल है, तो हमें इस जॉब के लिए हायर करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। तो क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी? जो उसको पैसे देंगे वो रेलेवेंट है। लेकिन अगर जो बंदा हमें चाहिए वो दुनिया में और कहीं है ही नहीं, हमारे ही पास है, और हमारे पास भी किसी और काम में ऑलरेडी मसरूफ है, हमारे पास है और ऑलरेडी किसी और काम में मसरूफ है, इसका जवाब वही है जो यहां बताया, सेम जवाब। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी सारा पढ़ लें, सेम मैंने भी ऊपर से कॉपी किया हुआ है। है? देखो आइडल टाइम की तो तब बात है अगर हमने उसको टाइम के पैसे देने हैं और हम कहेंगे पैसे तो तुम ले लो, फारिग बैठे हो। तो आइडल टाइम का मतलब है कि वो अवेलेबल है, तो बस ठीक है, अवेलेबल है। अगर सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल है तो बस ठीक है, जितना काम लेंगे उतने पैसे दे देंगे। अच्छा, जो बात कल की थी मैं उसका एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं ताकि आप वो एक में कच्चा ना पड़ जाओ। जो मिस्टर ए, अब तो मिट गया यहां से, जो मिस्टर ए हमें इस, ये मैं वो परमानेंट वाली बात बता रहा हूं, जो मिस्टर ए जिसको हम 500 पर आवर देते थे, वो हमें ये बच्चों वाले जूते बनाने की जॉब पे चाहिए, लेकिन इसको यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए वो जगह खाली हो गई और वहां पर एक और नया वर्कर लाना पड़ेगा और उसको 400 रुपए देंगे। बच्चों वाले जूतों की जॉब पे काम कर कौन रहा है? मिस्टर ए। मिस्टर ए को पैसे कितने दे रहे हैं, लेकिन इस जॉब के करने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 500 या 400? 400। तो हम लोग इस जॉब की जब इवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो लेबर के सामने कितना लिखेंगे? 400। बेशक उस पे काम करने वाला मिस्टर ए है, मिस्टर ए को बेशक 500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन वन ऑफ ये जो जॉब्स हैं इनकी इवैल्यूएशन का तरीका ही रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक है। तो जो बंदा इस पे फिजिकली काम कर रहा है उसको बेशक 500 मिल रहे हैं, लेकिन इस जॉब से रेलेवेंट 500 नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट क्या है? इस जॉब की वजह से जो एंटिटी को एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो वो 400 है जो एक्स्ट्रा पड़ेगा। जी जी हाँ, ये मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ, ये दरख्त वगैरह बना रहा हूँ, जो 4 पेजेस के नोट्स दिए हैं, ये आपकी हेल्प के लिए जरूर है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स वो 4 बातें याद रखिएगा जो की थी। अब इसमें अगर ये मिस्टर ए जिसको 500 पर आवर बड़े जूते बनाने के भी देते थे, छोटे जूते बनाने के भी देंगे, तो ये 500 रेलेवेंट है। इस बंदे को जब यहाँ लाएंगे तो वहां पर एक 400 दिहाड़ी वाला बंदा लाना पड़ेगा, तो क्या रेलेवेंट है? 400। लेकिन मिस्टर ए कहता है कि मैं अब छोटे जूते बनाने के लिए ज्यादा नफासत का काम है तो 520 पर आवर लूंगा, 520 पर आवर लूंगा। अब क्या रेलेवेंट है? वो 20 जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो भी रेलेवेंट है, और जो नया बंदा 400 वाला लाना पड़ेगा वो भी रेलेवेंट है, तो 420 रेलेवेंट है। इसलिए बार बार मैं वो चारों पॉइंट दोहराता रहूंगा। इस जॉब की वजह से कंपनी को जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से कंपनी के जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से वो बच जाएगा, रेलेवेंट है, एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा, वो रेलेवेंट है। और एक नोट एक सवाल कराते हुए लिखाया था आपको कि जब किसी जॉब की वजह से कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के यूनिट्स कम हो रहे होते हैं तो हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको? उसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ये मैंने पहले एक सवाल कराते हुए बात बताई। लेबर पढ़ लिया, चलिए इसका सवाल करते हैं, इंशाल्लाह और क्लैरिटी आ जाएगी। इसी अगले पेज पे देखें, सवाल दिया हुआ है, एग्जांपल एक, लेकिन आपने एक आंख बंद करके सवाल पढ़ना है, यानी वो आंख खुली रखनी जिससे सवाल नजर आए, वो आंख जिससे आंसर नजर आ रहा है वो बंद कर लें। तो सॉल्यूशन के ऊपर को कागज रख लें, क्वेश्चन पढ़ लें। इस क्वेश्चन से मैं वो भी सिखाने लगा, वो जो प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर वाली बात है वो भी सिखाता हूं। जी पढ़िए। ठीक है जी, पढ़े। सॉल्यूशन छुपा के रखना है, सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर ये लेक्चर बंद कर दें। हमें इस जॉब पे यूनिट्स बनाने हैं 500, B16 है प्रोडक्ट जिसके यूनिट्स बनाने, और उस पे 3 घंटे स्किल्ड लेबर के लगने हैं, 2 घंटे सेमी स्किल्ड के लगने हैं और 5 घंटे अनस्किल्ड के। और ये बात हो रही है ईच यूनिट की। पहले सबसे आसान वाली बात बताता हूं, अनस्किल्ड में क्या लिखा हुआ? मार्केट में अवेलेबल है 40 रुपए पर आवर पे, तो उठा लेते हैं मार्केट से। पहले आसान, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के एक यूनिट के लिए कितने आवर्स चाहिए होते हैं? और हमने बनाने 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स के लिए 5 आवर्स के हिसाब से कितने आवर्स चाहिए?
और एक आर कितने का मिलेगा? 40 रुपए का। नहीं क्या कितना? फिर स्किल बताता हूँ, सेमी स्किल बाद। स्किल बंदे के 1 यूनिट के लिए चाहिए होते हैं 3 घंटे, तो 500 के लिए चाहिए होंगे 1500। जिस दौरान हमें इस स्पेशल जॉब पे काम करना है 10 दिन 15 दिन जितने भी हैं, उस दौरान उस मौसम में उस वीक में उस महीने में स्किल्ड बंदों के 800 अवेलेबल है, फॉर अवेलेबल, तो चाहिए 1500, जिनमें से 800 स्पेयर अवेलेबल है। अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता 70% ऑफ द वेज रेट इज पेड इन केस ऑफ आइडल आवर्स, बस सिर्फ इतना लिखा होता कि 800 उसके सरप्लस अवेलेबल है, बस। दोबारा सुने, कंपनी हैज ऑलरेडी हायर्ड द वर्कर्स हु पोजेस रिलेवेंट स्किल्स, 200 पर आवर रेट है। और अगर तीसरा सेंटेंस ना लिखा होता, बस सिर्फ कहा होता कि फॉर द पीरियड ऑफ जॉब एंटिटी हैज 8800 सरप्लस आवर्स अवेलेबल। किसमें से सरप्लस अवेलेबल? जितने टाइम के लिए इसको हायर किया हुआ, जितने टाइम के पैसे देते हैं। अगर ये 70% वाली बात ना लिखी होती तो फॉर टाइम में भी कितने पैसे देते होते? पूरे देते होते। तो बाय डिफॉल्ट पूरे पैसे देते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉर टाइम में पूरे पैसे देते हैं, लेकिन कह दिया कि 70% देते हैं, तो फिर रेलेवेंट कितना हुआ? पूरा 200। फॉर बिठा के 200 का 70% तो देना ही था, तो रेलेवेंट कितना हुआ? 30%। तो इसमें से जो सरप्लस अवेलेबल हैं 800, इन पे हम 200 का 70% तो वैसे भी देने वाले थे, तो अगर वो काम कर लेगा तो उसको पूरा 200 देना पड़ेगा। पहले भी 70% तो देना ही था, अब पूरा 200 देना पड़ेगा, तो वो जो 30% है वो रेलेवेंट। सरप्लस 8 के कितने हो गए? 48,000। और इस जॉब के लिए हमें चाहिए कितने? 1500। तो कितने और चाहिए? अब अगर 700 के बारे में नहीं बताया कि उसी बंदे से काम कराना है या दूसरे काम चुराने पड़ेंगे, लेकिन ओवर टाइम का वर्ड बता रहा है कि उसके पास ओवर टाइम लगाने का मौका है, तो 700 घंटे में ओवर टाइम लगा लेंगे, और ओवर टाइम पे भी उसको 200 ही देंगे, 240 देंगे ना। ये 240 कितने? 1,08,000। अब आते हैं सेमी स्किल पे। सेमी स्किल कौन सी होती है? जो स्किल से थोड़ी हल्की होती है। टीचर स्किल्ड है, टीए सेमी स्किल्ड है, और जो जस्ट हेल्पर है कि यार ये पेजेस उनको दे दो, ये बोर्ड मिटा दो, ये जो लाइट है ठीक करके लगा दो इस पे, वो अनस्किल्ड है। नहीं आप तो कस्टमर है ना, हैं? हाँ वो अनस्किल्ड है, यानी कोई भी काम कर लेगा। सेमी स्किल्ड, जो सेमी स्किल्ड लोग हैं जो हमें जॉब के लिए चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बल्कि एक ही बंदा चाहिए इसके लिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो B25 नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है, अभी इस वक्त हमारे पास ही है वो, और B25 नाम का प्रोडक्ट बनाता है। तो हमें इसके 1000 घंटे चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना आप अगर डाटा की वैलिडेशन शुरू कर दें कि एक बंदा है 1000 घंटे उसके चाहिए, तो 6-7 महीने तो 1000 घंटे लगाएगा, इस चक्कर में ना पड़े बट डाटा दिया उसको इस्तेमाल करें। सवाल बनाने वाले ने कैलेंडर सामने रख के सवाल नहीं बनाया, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो एक बंदा है जो नेसेसरी स्किल रखता है और वो भी B25 बना रहा है, अगर हमने उससे B16 बनवाना हुआ तो B25 बंद करवाना पड़ेगा। क्या रिलेवेंट होगा? जो B25 पे कमाते थे। अच्छा, अभी जो B25 पे कमाते थे ना, मैंने पीछे आंसर क्या लिखा हुआ? आंसर नहीं, सॉरी, जो नोट लिखे हैं इस सूरत में रेलेवेंट इसको कहा मैंने पिछले पेज पे, प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। अब वो समझ लेंगे क्यों। B25 पे इस वक्त क्या क्या डाटा दिया है? सेल प्राइस कितनी? 500। खर्चे क्या क्या है? मटेरियल 170, लेबर 180, वेरिएबल ओवरहेड्स 60, फिक्स्ड ओवरहेड 30। फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन हो या ना हो, होना ही होना है। रेलेवेंट है? नहीं है रेलेवेंट। चार सौ 10 90। इधर सेमी स्किल्ड के आवर्स कितने चाहिए? एक यूनिट के लिए 2 और 500 के लिए 1000 घंटे चाहिए। अगर हम इस बंदे को B25 से उठा के यहां ले आते हैं, अगर B25 से उठा के यहां ले आते हैं तो B25 बंद करना पड़ेगा, और B25 में इतना कमाते हैं वो जाया हो जाएगा, तो रेलेवेंट हुआ इनटू 90। कितनी हो गई रेलेवेंट कॉस्ट? नहीं, गलत हो गया, मैंने गलत किया है। नहीं नहीं, ये एक और चीज मैं चाह रहा हूं कि आप एक और जवाब चाह रहा हूं, क्या गलती हो गई इसमें? ये जो सामने लिखा है मैंने क्यों नहीं सही, मैं कह रहा हूं गलत है, क्यों? अगर रेलेवेंट के चक्कर में ना भी पड़ेगी बंदे गलत है, मैथमेटिकली गलत है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर ही गलती है। ₹90 पर यूनिट लिखा हुआ है, 1000 आवर्स इंटू ₹90 पर यूनिट थोड़ी हो सकता है। 1000 आवर्स इंटू रुपीज पर आवर होगा तो रुपीज में आएगा ना, आवर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब 1000 आवर्स इंटू ₹90 पर यूनिट में 1000 तो यूनिट से कैंसिल नहीं होगा, तो ये ₹90 यहाँ लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि ₹90 पर यूनिट है, पर आवर होगा तो आवर से कैंसिल होगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाली साइंस समझाई हुई आपको, तो ₹90 पर यूनिट मल्टीप्लाई करना गलत है। पर यूनिट को
पर आर करना पड़ेगा। तो अगर ये पर यूनिट है तो उसको पर आर कैसे करें? एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो पर आर कितना निकला? 30। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो वर्कर जो हमें इस काम के लिए चाहिए वो 1 घंटा काम करता था तो 30 रुपए कमा देता था, तो उसकी कमाई पर आर 30 रुपए। वो 1 घंटा काम करता था और 30 रुपए कमा देता था, तो उसकी 1 घंटे की कमाई 30 रुपए है। ये इनटू मैंने यहां पर 90 को क्यों गलत कहा, ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा वैसे ना इत्तेफाक से एक काम होने लगा है, लेकिन वो इत्तेफाक से होने लगा, वो डाटा बनाते हुए मैंने और नहीं किया, इत्तेफाक से काम होने लगा। ये जो 30 रुपए पर आर निकल आया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि बंदा जब काम कर रहा होता है तो इसका 1 घंटा काम करना हमें 30 रुपए कमा के देता है, तो ये 30 रुपए पर आर हो गया। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पहले तो 90 की जगह 30 क्यों आया, ये बात ओके। अब इसमें फ्लॉ एक और क्या है, मैंने यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम B25 बनाए चाहे B16 बनाए वो तो होने ही होने ना, इसलिए नहीं ना यहाँ पर लिखे। इसको 3 से डिवाइड कर लेने का मतलब है हर चीज 3 से डिवाइड हो गई, ये भी ये भी ये भी ये भी। इस बंदे के 3 घंटों का 180 और आर कितना बना? 60। इस बंदे को हमने 60 रुपए पर आर देना है, चाहे B25 बनाए चाहे B16 बनाए, तो ये 60 रुपए पर आर रेलेवेंट है? नहीं। इस कैलकुलेशन से हम रेलेवेंट कॉस्ट निकालने लगे ना, तो चूंकि हम निकाली से रेलेवेंट कॉस्ट रहे हैं तो बीच में हमने फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं लिए थे? रेलेवेंट नहीं थे। तो इस वर्कर को जो पैसे देने वो भी रेलेवेंट नहीं है, तो यहां से माइनस किया, मैं क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। देखें इसमें से ये माइनस किया है तो ये कंट्रीब्यूशन आया, तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं माइनस कर दिए थे? क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। तो ये जो लेबर को पैसे देने ये भी तो रेलेवेंट नहीं है ना, क्यों नहीं रेलेवेंट? चाहे B25 बनाए चाहे B16 बनाए तो देने ही है उसको, तो जब इसको देने ही है तो रेलेवेंट नहीं है, तो ये भी यहां से माइनस नहीं होने चाहिए थे। माइनस हुए में ये 500 माइनस 170 माइनस 180 माइनस 60, तो माइनस हुए में रेलेवेंट नहीं है, क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। तो अब देखिए मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर आर क्यों लिखा? क्योंकि मल्टीप्लाई पर आर से करना, और प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, वो क्यों प्लस किया? क्योंकि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये निकालने के लिए माइनस हुआ तो ऐड बैक कर दी। कॉन्सेप्ट ये है, नोट्स में लिख दिया, याद कर लेते हैं कि जो उसको अपने बेसिक वेज रेट देना है वो प्लस जो कंट्रीब्यूशन लॉस। तो कंट्रीब्यूशन लॉस पर आर कितना है? 30, और उसको पैसे कितने देने? तो बात फिर 90 पे आ गई लेकिन वो इत्तेफाक से हुआ है, वो मैंने ध्यान नहीं किया था तो फिर 90 बन रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा सर इसका पर यूनिट से कर लें, नहीं नहीं पर यूनिट से नहीं करना, पर यूनिट से नहीं करना, वो इत्तेफाक से फिर 90 आ गया। कितना हो गया? 90। ये लेबर लेबर डन, अभी तक भी आसान है। चले चौथे पेज पे आए हैं। हाँ ये भी बस ऐसी आदत पूछ लेता हूँ। चौथे पेज पे आ जाए। ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि होने ही होने, लेकिन अगर जॉब की वजह से कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड होना हुआ तो वो रेलेवेंट है। हमने अगर साल के शुरू में ही कोई OAR निकाला हुआ है तो उसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है और वेरिएबल पोर्शन भी है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोनों पोर्शन अलग अलग करने सीखे थे। तो वो जो फिक्स्ड पोर्शन है वो तो उन ओवरहेड्स में साल के शुरू में हमने बजट करके रखे हुए हैं, ये तो होने ही होने। तो अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड OAR दिया हुआ है तो वो रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो साल के शुरू में निकाला था और साल के खर्चे हमने शुरू में प्लान किए थे और वो होने ही होने थे। तो अगर साल के बीच में कोई नई जॉब आ गई है तो जो फिक्स्ड OAR हमने साल के शुरू में कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो नई जॉब के लिए रेलेवेंट है? नहीं। तो फिक्स्ड OAR रेलेवेंट नहीं है। वेरिएबल OAR रेलेवेंट है। वेरिएबल OAR रेलेवेंट है क्योंकि वेरिएबल OAR है यही कि अगर काम होगा तो इतने रुपए पर आर खर्चा होगा, तो वो वेरिएबल है। तो आपको सवाल में OAR दिए होंगे जिनमें से फिक्स्ड OAR पोर्शन रेलेवेंट नहीं होगा और वेरिएबल OAR पोर्शन रेलेवेंट होगा। और अगर कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड है तो इस जॉब की वजह से वो रेलेवेंट है। तो ओवरहेड में देख लीजिए मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं, उनमें से चौथी लाइन छोड़ दें अभी फिलहाल 3 पढ़ लें। चौथी लाइन में खुद समझाता हूं जी। एक्चुअली वो इंक्रीमेंटल है ना, वो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड है ना, इंक्रीमेंटल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और वो जो सिनेरियो स्कूल बताए मैं 4 तो उनमें है ना वो, तो बस ठीक है रेलेवेंट। अगर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड होता था जो अब बच जाएगा तो रेलेवेंट है। हाँ जी, ओवरहेड में 4 बुलेट पॉइंट लिखे हैं, मैंने कहा 3 पढ़ लें पहले। ओके चलिए चौथा समझ लें। ये जो सब लेबर की कॉस्ट लिखी हुई है इनमें से कोई जीरो भी हो सकती थी, केवल जीरो हो सकती थी, इसका आंसर जीरो में आ सकता था। कैसे? अगर फारिग बिठा के भी 200 ही देने होते तो जीरो आ रहा होता ना, यानी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट जीरो हो सकती है। अच्छा अगर लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी तो वेरिएबल ओवरहेड भी जीरो होंगे? नहीं, वेरिएबल ओवरहेड होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 50% होते हैं, तो आज से पहले जितने सवाल किए थे उनमें हम लेबर कॉस्ट निकालते थे
और उसका 50% वेरिएबल ओवरहेड ले लेते थे, अब भी ऐसे करना चाहिए? नहीं। तो ये जो इस वक्त लेबर की कॉस्ट है रेलेवेंट, ये तो जीरो भी हो सकती है और फालतू की चीजें हो सकती हैं ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट दिया है तो उनको लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट पे आदत नहीं लगा देना। आपने लेबर का जो ओरिजिनल बेसिक रेट है उस पर परसेंटेज लगानी है। जैसे लेबर का बेसिक रेट 200 रुपए पर है और आपको कहा जाता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 50% ऑफ लेबर है, तो आपने इस सब का 50% नहीं ले लेना। आपने क्या करना है, जो लेबर का बेसिक रेट दिया है ना 200 पर उसका 50% ले, और इसका मतलब क्या निकला कि वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपए पर है, वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपए पर है, और बस इसको आज के हिसाब से यूज करें। दोबारा सुने, आज से पहले जितने सवाल थे उनमें हम ऐसा कर लेते थे कि अगर वेरिएबल ओवरहेड परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट है तो हम लेबर कॉस्ट सॉल्व करते थे, जो आंसर निकलता था उस परसेंटेज लगा देते थे। लेकिन अब इस सवाल के अंदर क्योंकि हम लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं जो कि जीरो भी हो सकती है और काफी ज्यादा भी हो सकती है, तो फिर परसेंटेज इन पे नहीं लगा देनी। तो अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट दिए हुए हैं तो फिर आपने वो इस आंसर पे परसेंटेज लगाने की बजाय जो लेबर का बेसिक वेज रेट है उस पे परसेंटेज लगानी है और उससे वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आर निकलेगा और फिर उसको इस्तेमाल करना। ये चौथा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ मैंने। ओवरहेड ओके। लास्ट चीज, लास्ट यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग खत्म, रेलेवेंट कॉस्टिंग खत्म। लेकिन अभी मेरी तरफ से खत्म नहीं है, मैंने इस पे 2 क्लासें और लगानी है और वो 2 क्लासें लगानी है मैंने प्रैक्टिस के ऊपर, और उन 2 क्लासों में मैं जो करा रहा हूँ वो तो करा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आपने करना है। और आज एक तो थोड़ा है, 2 सवाल होमवर्क, 2 सवाल होमवर्क, एक हाँ एक और, एक क्लास के शुरू में दे दिया था, एक सवाल और होमवर्क दूंगा, वो जो एक और दूंगा वो आसान ही होगा, आसान होगा, वो होगा सवाल होगा बस। लास्ट पॉइंट, अगर हमें इस जॉब के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई प्लांट चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, तो क्या करेंगे? अभी तक बात हो रही थी कि मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, ये तो चीजें ही एक्सपेंसेस होती हैं। अगर प्लांट चाहिए तो प्लांट तो नहीं ना एक्सपेंस है, लेकिन हमें प्लांट की कोई ना कोई कॉस्ट तो इस प्रपोजल को चार्ज करनी पड़ेगी। अगर एक स्पेशल जॉब मिली है जो कि 300 जूते बनाने की है, तो इसको जिस प्लांट पे बनाना है उस प्लांट की पूरी कॉस्ट इस जॉब को चार्ज कर दें, पूरा प्लांट जितने का खरीदा था, इंसाफ है पूरे कॉस्ट चार्ज करना नहीं, लेकिन उस प्लांट के हवाले से कुछ भी जॉब पर चार्ज ना करें, ये भी सही है बात? नहीं, ये भी सही नहीं। तो अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट इक्विपमेंट प्लांट इस स्पेशल जॉब पे इस्तेमाल करना है तो उसकी भी कोई रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए। उसकी रेलेवेंट कॉस्ट ये होगी कि अगर तो हमने इस जॉब के लिए जो प्लांट इक्विपमेंट चाहिए वो नया खरीदना है, अभी खरीदा नहीं है, खरीदना है, जॉब है 3 वीक्स की, हमें यहां पर एक नया प्लांट खरीदना है, नया खरीदना पड़ेगा जो मिलेगा 800 का, जेब से खर्चा होगा 800, और इस जॉब पे इस्तेमाल होने के बाद अगर नहीं भी चाहिए तो बेच दें, या अगर नहीं भी बेचना फिर भी बेच सकते हैं, तो उसके बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 740। ये हमारा अंदाजा है, नया प्लांट इतने का खरीदेंगे और जब इस जॉब पे इस्तेमाल हो चुका होगा तो इतनी वर्थ रह गई होगी। तो इस प्लांट के हवाले से इस जॉब से रिलेटेड क्या रेलेवेंट लग रहा है? 60, क्योंकि ये 60 की वैल्यू लूज कर जाएगा इस जॉब की वजह से। एक तो हम खरीदेंगे 800 खर्च होगा, लेकिन 800 खर्च होने के बाद 740 की वर्थ बाकी होगी, तो ये जो 60 है यानी जितने का खरीदेंगे माइनस जितनी एंड ऑफ जॉब पे इसकी वर्थ बच जाएगी, जितने का बेच सकते होंगे, ये 60 रुपए रेलेवेंट, ये 60 रुपए रेलेवेंट है। ये मैं बात कर रहा हूं अगर नया खरीदना है तो, लेकिन हो सकता है कि सवाल में आपको ये वैल्यू ना बताई हो, तो फिर पूरी 800 रेलेवेंट होगी नहीं। फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये डेप्रिशिएट हो के जितने का बन गया होता वही उसकी फेयर वैल्यू होती। ये हम तभी अज्यूम कर पाएंगे जब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी दी होगी, लाइफ वगैरह दी होगी। दोबारा सुने, ये वैल्यू दी है तो 60 रुपए रेलेवेंट, लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं दी हुई तो वाहिद हल हमारे पास, अज्यूम कर लें कि जितना डेप्रिशिएट होकर यहां तक पहुंच जाएगा बस वही फेयर वैल्यू होगी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना फर्क आया होगा? है नहीं, ये नहीं पता कितनी डिडक्शन बनती है उसकी, तो फिर मजबूरन हम नए एसेट की डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट मान लेंगे। आइडियली क्या होना चाहिए था? नहीं गिवन तो मजबूरन हम इतने अरसे की नए प्लांट की डेप्रिसिएशन को उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मान लेंगे। ये लास्ट लाइन लिखी है एसेट्स टू बी परचेज के अंदर जो 2 लाइनें लिखी हैं पढ़ लें। एक्चुअली देखो मजबूरन ले रहे हैं ना, इतना कैश जाना है जेब से और कल को इतना कैश जेब में आ जाना है, तो कैश फ्लो ही हुआ ना, हमें यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू लेनी चाहिए थी। अब सवाल वाले ने नहीं दी हुई तो बुरी असम्पशन तो नहीं, अगर हम अज्यूम कर लें कि जितना डेप्रिशिएट होकर इसकी बुक वैल्यू रह जाएगी उतने का ही मार्केट में बिक सकता होगा, बुरी असम्पशन नहीं है, उतने का बिक सकता होगा, उतने का बेच देंगे, तो ये भी कैश फ्लो, ये भी कैश फ्लो, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो, तो नेट कैश आउटफ्लो वही हुआ ना जो दोनों का डिफरेंस है। तो चूंकि ये वैल्यू सवाल में नहीं दी होगी तो मजबूरन हम इसकी डेप्रिसिएशन से काम चला लेंगे, लेकिन नए प्लांट की बात हुई। ओके, लेकिन अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है जिसको इस्तेमाल करना है तो फिर देखना पड़ेगा कि उस एग्जिस्टिंग प्लांट से और क्या हो रहा था। अगर उस एग्जिस्टिंग प्लांट से हम कोई और फायदा ले रहे थे और इस जॉब पे उस एग्जिस्टिंग प्लांट को इस्तेमाल कर लिया तो वो एग्जिस्टिंग फायदा नहीं ले सकेंगे, फिर तो क्या रेलेवेंट होगा? वो जो एग्जिस्टिंग फायदा हम नहीं ले सकेंगे वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो प्लांट हमने किसी को किराए पे दिया हुआ था, तो क्या रेलेवेंट होगा? उतने दिनों का किराया हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम प्लांट उठा के उससे लाके खुद इस्तेमाल करने लग जाएंगे, हमेशा के लिए किराया चला जाएगा। कितने ऐसे का? उतने दिनों में जितने में हमने वो जॉब करनी थी। हो सकता है किराए पे ना दिया हो, कोई और छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं उससे, तो वो जो छोटे मोटे प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन आना था वो कंट्रीब्यूशन लॉस। और अगर प्लांट फारिग था, कोई और फायदा नहीं ले रहे थे, फिर भी इस जॉब पे इस्तेमाल करने की वजह से उसमें मजीद खराबी पुरानापन तो आएगा ना, वैल्यू तो लूज होगी ना, डेप्रिसिएशन नहीं, उसकी वैल्यू तो लूज होगी ना, तो फिर चलो वो वैल्यू लूज होना ही मान लेंगे। तो ये अब जो पहली लाइन है वो पढ़ लें। एक आसान सा सवाल होमवर्क और ले लें, ये आसान सवाल करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कल मैं फिर मजीद
रिलेटिवली आसान सवाल ही कराऊंगा, आसानी से ज़्यादा मुश्किल की तरफ, मीडियम। उस परसों क्लास से फिर हैवी सवाल कराऊंगा, जब जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 418 पे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सवाल है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, स्प्रिंग 2016। मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छा मजेदार सवाल है। इसमें पहले बता देता हूं, पॉइंट 1 में अक्सर लोग नोट कर जाएंगे पॉइंट 1 में क्या लिखा था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 पेज 418 स्प्रिंग 2016 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जीपीएल, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी टेबल बना हुआ है। जिनके पास राइस की बुक है उसमें डिसीजन मेकिंग में ये रेलेवेंट कॉस्टिंग में होगा, है नहीं स्प्रिंग 2016। अच्छा, फिर डिसीजन मेकिंग टेक्निक में होगा चैप्टर 15 में, नहीं अगला से। स्प्रिंग होना यार, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, नहीं ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, स्प्रिंग होना जो बता रहा हूँ। राइस बुक में नहीं है, होगा यार, रेलेवेंट कॉस्टिंग में होना चाहिए था, वैसे वही होना बनता है इसका। देखो शायद आई के क्वेश्चन में क्या नाम से डाला नहीं है, चलें जी कोई बात नहीं, आई के आपकी बुक से देख के बता देते हैं। लो जी, आई के आपकी बुक में भी नहीं, इतना मजे का सवाल है, आई के बुक में भी नहीं, कमाल ही हो गया। चलिए ठीक है, ये सवाल आपको अभी पीडीएफ, जब आपको तक लेक्चर पहुंचेगा तो ये पीडीएफ में पहुंच जाएगा, आप लोगों को मैं प्रिंट दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये 2 सवाल होमवर्क हो गए। ये ग्लोबल वाला जो सवाल मैं कह रहा हूँ, ये आपको मैं अभी आपको पीडीएफ की फाइल मिल जाएगी जब आपको लेक्चर पहुंचेगा ना, और उससे पहले मैंने स्प्रिंग 19 दिया है, वो तो था ना इसी बुक में। झूठ के टॉपिक पे शुरू की थी बात मैंने, और ये मुनाफिक की निशानियां मेरे ख्याल में बताई थी। एक बहुत ही कॉमन हमारे माशरे की एक खामी है, और अब ये पढ़ के मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि गलतियां तो ये बहुत ज़्यादा हुई हैं, ये बहुत कॉमन है। ये जिक्र तो एक माँ के हवाले से है, लेकिन ये हम सब पे भी एप्लीकेबल है, और उस पर सुनने के बाद गौर करिएगा कि हमारे यहाँ कितनी कॉमन बात है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरी माँ ने मुझे एक दिन बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने यानी इनकी अम्मा ने कहा कि इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, यानी वो वाला से, तुमने क्या देने का इरादा किया? उन्होंने कहा मैं खजूर खजूर दूंगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अगर तुम उसको कुछ ना देती तो तुम्हारे ऊपर एक झूठ का गुनाह लिखा जाता। अब इसको जरा अपने रूटीन लाइफ पे, जिनके घर में बच्चे हैं, जब उस बच्चे को किसी जगह से हटाना होता है, इधर तुम्हें चीज दूं, इधर तुम्हें चीज दूं, इधर तुम्हें ये दूं, और वहां ले जाके उसको इधर कर देते हैं। अब ये बिला वजह झूठ बनने शुरू हो गए, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि कब हम बच्चे को अपने से ये सिखाना शुरू हो गया कि मैंने तो फ्रॉड किया था तुम्हारे साथ, और बच्चे का हम पे भरोसा टूटना शुरू हो गया, बच्चे का भरोसा टूट जाएगा, ये तो झूठ बोलता है, और बच्चे ने झूठ बोलना भी सीख लिया। तो इसलिए आइंदा इंक्लूडिंग मी इस पे अब केयरफुल रहना चाहिए कि जो बच्चों को हम छोटी सी फजूल बातें किस तरह से वो इधर डिसएंगेज हो जाए। और भी तरीके हो सकते हैं, वो तरीके हो सकते हैं जिसमें वाकई बच्चे को कुछ देना हो, और भी हो सकते हैं तरीके, या कुछ और भी बात हो सकती है। क्या तुम्हें मजे की बात बताऊं तो उसको मजे की बात बता दे बच्चे को क्या मुश्किल है समझाना। तो इस चीज पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। चलिए इंशाल्लाह रहेंगे जी आज, अगली क्लास में मुलाकात होगी।